नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्मार्टफोन का बच्चों पर पड़ने वाले असर हम कई शोज कर चुके हैं, लेकिन अब यूनेस्को ने भी इसे एक बड़ा खतरा बताया है और स्कूलों में स्मार्टफोन को कंप्लीटली बैन करने की मांग की। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट आमने सामने यानी कि ऑफलाइन जो शिक्षा है उस पर जोर ज्यादा दिया है ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी और सीखने समझने की क्षमता पर बुरा असर ना पड़े। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि स्मार्टफोन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर किस कदर प्रभावित कर रहा है। जो छात्र चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं उन पर कैसी सख्ती क्या वाकई में की जा सकती है। इसके दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप स्मार्टफोन्स को पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन का हिस्सा स्मार्टफोन के जरिए देना ही होगा क्योंकि ये वक्त की डिमांड भी है। तो दोनों पक्ष हैं इस पे, बच्चों की मेंटल हेल्थ और करियर दोनों के एस्पेक्ट्स पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, ये कुछ ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनका भगवान न करे किसी से पाला पड़े। लेकिन आज हम इन बीमारियों से बड़ी बीमारी यानी स्मार्टफोन की लत की बीमारी की बात करेंगे, जो ना चाहते हुए भी लोगों में, खासकर बच्चों को तेजी से अपनी जद में लिए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों में स्मार्टफोन का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि अब तो यूएन एजेंसी यूनेस्को तक ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन करने की मांग की है। यूनेस्को की रिपोर्ट को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भले ही स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे चोरी छिपे इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ये बात पेरेंट्स को भी पता होती है और स्कूल मैनेजमेंट को भी। यूनेस्को की माने तो स्मार्टफोन का बेजा और ज्यादा इस्तेमाल छात्रों की सीखने समझने की क्षमता को प्रभावित तो कर ही रहा है, साथ ही उनकी क्रिएटिविटी की धार को भी कुंद कर रहा है। हालांकि यूनेस्को ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज नहीं किया है और कहा है कि अगर इसे एक टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भले ही एक मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके चलते शिक्षकों और छात्रों के बीच का मानवीय संपर्क कमजोर पड़ा। ऐसे में रिपोर्ट में आमने सामने की पढ़ाई यानी ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि इससे बच्चों में भटकाव की प्रवृत्ति कम होगी। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे कई बार इंटरनेट की दूसरी दुनिया में गोते लगाने लगते हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं होता। सोशल मीडिया और रील्स में घुसते ही पढ़ाई का लिंक टूट जाता है और लगातार स्क्रीन पर बने रहने से आंखों पर जोर पड़ता है सो अलग। वहीं बच्चे स्मार्टफोन की लत के चलते जिद्दी, आलसी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी स्मार्टफोन बुरा असर डाल रहा है। नीदरलैंड में तो सख्ती से क्लासेस में स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या भारत में स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकारों की ओर से इसे लेकर सख्त गाइडलाइन लाने की जरूरत है ताकि चोरी छिपे मोबाइल लाने वाले बच्चों की इस आदत पर लगाम कसी जा सके। उनका फोन जब्त करने के अलावा उनके पेरेंट्स पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाए। हालांकि स्कूल से बड़ी समस्या बच्चों के घर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर है। इसे लेकर पेरेंट्स को सख्त रवैया अपनाना होगा और बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के साथ उन्हें खाली समय में फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये उपाय बच्चों को स्मार्टफोन से दूरी बनाने में मददगार साबित होगा, साथ ही उनका मन पढ़ाई में लगेगा सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधा आचार्य, जो कि चेयरपर्सन हैं एनपीएससी की। डॉक्टर सुधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं वैभव पांडे जी, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, साइकोथेरेपिस्ट हैं, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। यूनेस्को ने बैन की मांग की है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सख्ती तो की गई है, लेकिन कंप्लीट लीगल बैन वाले देश बहुत कम है। भारत में भी कोई लीगल बैन की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, स्कूल्स और स्टेट्स अपने अपने लेवल पर ऐसा फैसला लेते रहे हैं। क्या यूनेस्को की चिंता जायज है
और कंप्लीटली, क्योंकि इसके बहुत सारे दूसरे पक्ष भी हैं, लेकिन यूनेस्को की कंप्लीटली बैन की जो बात कही गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया मैम? यूनेस्को की जो बैन स्मार्टफोन के लिए बैन आई है, इसकी मिक्स्ड फाइंडिंग्स है। मेटा एनालिसिस अभी हुई थी। लॉकडाउन के दौरान हम बच्चों तक रीच आउट कर पाए थे स्मार्टफोन के जरिए। हम बोलते हैं लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। इवन जैसे मैं अपने स्कूल के बारे में बोलूं तो बहुत सारे स्पेशल नीड बच्चे हैं जिनके लिए पर्सनलाइज लर्निंग हम स्मार्टफोन के जरिए करते हैं, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हेल्थ का कोई प्रोग्राम हो तो हम उसको भी एनहांस कर पाए थे स्मार्टफोन के जरिए। हाँ, हमारी स्कूल में जरूर स्मार्टफोन बैन है, स्कूल में, स्कूल की प्रेमिसेस में, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स हमें एप्लीकेशन लिख के देते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से भी कोचिंग क्लासेस के लिए या कहीं अकेले ट्रैवल करते हैं तो वो फोन देते हैं जरूर, बट ये आके डिपॉजिट कर देते हैं टीचर्स के पास एंड जाते हुए लेके जाते हैं। बट आजकल की देखा गया है कि बच्चों की ना सेल्फ कंट्रोल है एंड अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ स्मार्टफोन के लिए लर्निंग आउटकम बहुत अफेक्टेड हुआ है। अगर मैं बात करूं रिटेंशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी एंड रिफ्लेक्स की टाइम, रिएक्शन टाइम, रिस्पांस टाइम में बहुत अफेक्टेड हुआ है स्मार्टफोन की यूज, क्योंकि ये डिपेंडेंसी पे आ गई है। बच्चों के लिए एक एसेंशियल नीड हो गया है। ये ज्यादातर रियल लाइफ पे ज्यादा डिपेंड करते हैं दैन रियल लाइफ। जो आजकल हम बोल रहे हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ए रेसिलिएंट वर्ल्ड, मतलब चाइल्ड पहले रहना चाहिए एंड स्कूल में सोशल इंटरेक्शन, लीडरशिप स्किल, लाइफ स्किल, ये सारी चीज सिखाया जाता है। जब बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं सो दे आर डिवॉइड ऑफ दी स्किल्स। सो इसके दो पहलू हैं। हम स्मार्टफोन को स्कूल में तो जरूर बैन करते हैं, बट हम घरों तक भी पहुंच पाते हैं, पेरेंट्स के तक। फैमिली एंड स्कूल की एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग भी बना स्मार्टफोन के जरिए। सो इसको घर में किस तरह बच्चे मॉनिटर्ड यूज करें, क्योंकि हमने जब देखा लॉकडाउन के टाइम में कि बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम, इवन साइबर बुलिंग का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बच्चे इतने मैच्योर नहीं है कि क्या आगे फॉरवर्ड करें, एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट बिल्कुल, ओरिएंटेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यूनेस्को ने जो इसके पीछे दलील दी है अपनी इस सोच के पीछे, उसमें एक तो क्लासरूम डिसरप्शन तो है ही है, इम्प्रूव लर्निंग, और साथ ही साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर बुलिंग। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिस पे यूनेस्को चाहता है कि फोकस हो, लेकिन ये हो कैसे वैभव? स्मार्टफोन्स बहुत सारी चीजों के द्योतक हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू एज लर्निंग को, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऐसे में वो लकीर कैसे खींचें कि यहां तक बच्चों को रखना है और यहां तक नहीं रखना? क्या ये क्लियर लाइन हम कभी खींच पाएंगे? जी, ये बहुत एक कहते हैं ना, बड़े ग्रे एरिया में है ये सवाल, और काफी मुश्किल तो है। जब वो हम रील्स देखते हैं और ऐसे एक फ्लिक पे चेहरा बदल जाता है, उसी तरह से चेहरा कभी क्लासरूम में नहीं बदल सकता। तो अगर इस बात को हम समझ लें कि बच्चों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो बच्चों को 10 सेकंड चीज पे रहने की आदत है, उनको हम क्लास में 1 घंटे एक चीज पे रखते हैं, और वो रखना भी चाहिए पढ़ाई के लिए। आपने बात करी कि इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करना होगा। बच्चे हमेशा सिर्फ लेक्चर देने से नहीं बल्कि एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स अपना बहुत सारा समय व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बिताते हैं तो ये सोचना बेकार है कि बच्चे सोशल मीडिया साइट्स पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक आसान सा मेथड मैं दे देता हूं। आप जंक और नॉन जंक फूड जानते हैं। जंक फूड जिससे हेल्थ खराब होती है लेकिन फिर भी बच्चे खाते हैं, और नॉन जंक फूड जिससे हेल्थ बनती है। ऐसे ही अपने टाइम को डिवाइड करें। दिन भर में कोई ना कोई टाइम तो जंक टाइम होगा ही, जब बच्चे ऑनलाइन चीजों में समय बिताएंगे या फिर वो गेम्स भी खेलेंगे, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करें 30 से 35 मिनट, और बच्चों को ये क्लियर कर दें दैट हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। आजकल के बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि फैमिली का हेड कौन है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको टोका जाए। आजकल टोकना ही नहीं, इवन फीडबैक देने में भी पेरेंट्स घबराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे बहुत बड़ी गलती हो रही है। एक और बात समझने की है कि एक पेशेंस जो सबसे बड़ा वर्चू है, जो पेशेंस की एक स्किल थी हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास, वो इन बच्चों में मोबाइल की वजह से नहीं है। इसलिए मोबाइल छीने जाने पे वो चिड़चिड़े होते हैं। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप अगर ड्राइंग रूम में मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, आप अगर पड़ोसी से मिलने नहीं जाएंगे, तो बच्चों को ये चीजें आएंगी कहां से?
अगर बनाने हो वो पहले जैसे रिश्ते विशेष, तो मोबाइल से हटकर मिलने जुलने में करिए समय का निवेश। जब बहुत तक अच्छा। इन हैबिट्स को हम वापस नहीं लाते हैं, तब तक बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो सब सेट कर देंगे, काफी मुश्किल है। एक और बात यहाँ पे आ जाती है, बच्चे पूछते हैं जब बोर हों तो क्या करूं? तो उसका आंसर भी पेरेंट्स को निकालना पड़ेगा। उनको ऐसी एक्टिविटी में लगाइए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, कि जब वो बोर हों तो वो मोबाइल के अलावा क्या करें, ये जवाब भी हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि बेटा मोबाइल मत करो। तो वी नीड टू गिव देम आंसर्स, हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन वाली जनरेशन है, इसको जवाब चाहिए। मेरे ख्याल से वहां एब्सोल्युटली, पे एक बड़ी कमी हो रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा, बच्चों को प्रॉपर लॉजिक्स देने होंगे, आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। और अगर वो आपने जस्टिफिकेशन सही नहीं दिया तो बच्चे संभवतः उसको अपने खिलाफ लिए गए एक फैसले के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन यूनेस्को का कहना है कि न्यू वॉज नॉट ऑलवेज बेटर और नॉट ऑल चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोग्रेस। ये वो यूनेस्को साफ साफ कह रहा है। कोई चीज़ अगर की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कर देना चाहिए। ये यूनेस्को जो कह रहा है बार बार। इसका डॉक्टर अंजलि, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? ये जो दो धड़ों में समाज बटा हुआ है इस मुद्दे को लेकर, इसमें एक तरफ वो मनोविज्ञान है जो कह रहा है कि नहीं, अगर आपने दूर किया तो एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बच्चे को भी होगा, पेरेंट्स को भी होगा, और हो सकता है स्कूल को भी हो, क्योंकि स्मार्ट लर्निंग में हम जा रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि स्पेशल केसेस में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए वो मददगार भी साबित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी में स्कूल, बच्चा या पेरेंट्स अपने आप को पीछा पाए। दूसरा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बुलिंग, साइबर बुलिंग है, जो ऑनलाइन बुलिंग है, या जो ओवर कंजम्पशन हो रहा है मोबाइल का, इंटरनेट का और स्क्रीन टाइम का, वो कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ को दूसरी तरह से प्रभावित ना कर रहा हो। तो बड़ा कैच 22 जैसी सिचुएशन है। इस पे क्या करना होगा? देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है और एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं बैलेंस। किसी भी चीज़ को अगर हम बैलेंस करें तो उसका हमें फ़ायदा होता है। जब टेलीविज़न भी आया था तो तब भी ये सब बातें होती थी कि टीवी कितना देखना चाहिए, बट एक सिंपल सी बात मैंने सीखी थी तभी कि टेलीविज़न इज़ लाइक फायर, इफ़ कंट्रोल्ड इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर यही चीज़ अनकंट्रोल्ड होती है तो वो पूरे मतलब विलेज को जला सकती है। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम से मोबाइल फ़ोन भी आया, कोविड भी आया, हमने देखा कि कोविड में इसका अच्छा इस्तेमाल किया है, मगर हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? जो लर्निंग है हम टेक्नोलॉजी से भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जो लैपटॉप्स हैं या दूसरे अप्लायंसेस हैं, देखिए मोबाइल फ़ोन का और दूसरे अप्लायंसेस का फ़र्क क्या है कि मोबाइल फ़ोन आपकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे स्कूल में टीचर एक स्क्रीन पे दिखा रही है, सिखा रही है और बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि ये बच्चे ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट बुक से अभी हट चुके हैं, ये अभी कलरफुल इंटरैक्टिव लर्निंग की तरफ चले गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये मोबाइल फ़ोन पे ही हो। मोबाइल फ़ोन का जो डैमेज होता है वो होता है क्योंकि हम उसमें इतने उलझ जाते हैं, इतना उससे इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं कि हम असली दुनिया से दूर हो जाते हैं और उसके विक्टिम्स हो जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ से काफ़ी डैमेज होता है, क्योंकि मतलब फिज़िकल और माइंड के ऊपर इसके सब के प्रभाव होते हैं। प्लस जैसे हमने देखा है साइबर बुलिंग, बहुत से बच्चे पॉर्न में चले जाते हैं, बहुत से बच्चे मतलब एक विंडो को खोलते हैं दूसरे में चले जाते हैं और उसमें फिर इतने उलझ जाते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन ही ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक बैलेंस इज़ द की वर्ड। यूनेस्को ने ये जो एक स्टेप उठाया है बहुत सोच समझ के उठाया है। ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एक चीज़ अगर अभी हम सोचें कि जो मैंने आपको टीवी का उदाहरण दिया, हम कैन वी इमेजिन अ हाउस विदाउट अ टेलीविज़न। तो यही सोच के अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मगर इसका यूज़ कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? छोटे बच्चों को तो देना ही नहीं है, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं जिनके हाथ में देना है, उनको उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ सिखाना है, और उसको अब्यूज़ कैसे नहीं करें।
और ऑफ कोर्स बाय एग्जाम्पल, बाय इन्वॉल्विंग देम। हम Yes. बच्चों के दिमाग को ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे? वी हैव टू मेक देम पार्टनर्स टूवर्ड्स टेकिंग दिस स्टेप फॉरवर्ड। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। और देखिए, एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट यूज जो है टेक्नोलॉजी का, उस पर बहुत फोकस किया है यूनेस्को ने। वो कह रहे हैं कि क्लासरूम हो या घर हो, स्मार्टफोन ही नहीं, वो तो यहाँ तक टैबलेट्स और लैपटॉप्स को भी लेकर आ रहे हैं इसमें। इनका इस्तेमाल बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, डिसरप्टिव हो सकता है और इम्पैक्ट ऑन लर्निंग पे आएगा इसका। तो सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं है, एक और जो बड़ा मानवीय पहलू है इसका, और मुझे लगता है कि एजुकेशन का जो सवाल है उसमें जब पूरी दुनिया में इक्वालिटी की बात आती है या समान रूप से पढ़ाई के संसाधनों के बंटवारे की बात आती है, ये यूनेस्को की एक बयान में उनका सुन रहा था जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि टेक्नोलॉजी पर अगर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो शायद आप एक तबके के फेवर करने वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पुअर बच्चे हैं, ऐसे समाज हैं, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर बच्चों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, फोन्स की एक्सेस नहीं है, इस तरह के डिजिटल इक्विपमेंट्स की आवश्यक एक्सेस नहीं है। तो अगर आप इन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं तो आप एक खाई को भी बड़ा कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। इसलिए बैलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं और ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में बात करेंगे, जहां पर बैन होने के बावजूद एक मोबाइल बच्चे के बैग में डाल दिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, उससे वक्त पर बातचीत हो पाए। ऐसी स्थिति में भारतीय संदर्भ में हम यूनेस्को की इस पक्ष को कैसे देखेंगे? तो यूनेस्को चाहता है कि दुनिया के हर स्कूल में स्मार्टफोन लग जाए। क्या यह भारत में पॉसिबल है? वैसे आपको बता दें कि भारत में बतौर लॉ तो बैन नहीं है, लेकिन बतौर गाइडेंस जरूर बैन है और कुछ स्टेट्स में और कुछ स्कूल में अपने इंडिविजुअल लेवल पे बैन की बात कही गई है। और कमेबेश यही हाल डॉक्टर सुधा दुनिया के हर चौथे मुल्क का है। दुनिया के हर चौथे मुल्क में या तो लॉ के जरिए या गाइडेंस के जरिए बैन या आंशिक रूप से बैन करने की बात कही गई है। ये यूनेस्को ने भी मानी है। फ्रांस ने तो 2018 में पॉलिसी ला दी थी। अभी रिसेंटली संभवतः नीदरलैंड्स एक पॉलिसी लेकर आ रहा है 2024 से, जब वो कंप्लीट बैन करेगा। लेकिन क्या ये भारत में पॉसिबल है? और जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉ की आवश्यकता नहीं बल्कि गाइडेंस की आवश्यकता होगी, तो क्या हमें इसी तरह का एक बैलेंस यही होगा कि कोई स्ट्रिक्ट लॉ ना लाया जाए लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए गाइडेंस रखी जाए? राइट बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे अंजलि मैम बता रही थी, हमने पेरेंट्स को गाइडेंस दिया है, सर्कुलर भी दिया था एंड हमें सीबीएसई की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से गाइडेंस भी आई है। सो हम पेरेंट्स को बुला के उनको ओरिएंट करते हैं कि इसका मिसयूज क्या हो सकता है एंड इसकी लर्निंग एंड लर्निंग आउटकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सो इसलिए हमारी पेरेंट्स तो एक एग्रीमेंट पे हैं कि बच्चों को अगर बहुत जरूरी है स्मार्टफोन कैरी करना, क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, अगर वो कहीं जा रहे हैं सो वो आके हमें डिपॉजिट कर रहे हैं। बट एक बात मैं और भी बताऊंगी कि बच्चे आजकल क्लास 5-6 में ही स्मार्टफोन ले लेते हैं। सो अगर हम उनको वही स्टेज में एक डिजिटल सिटीजनशिप स्किल, जैसे हम लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं कि सोशल स्किल है, लीडरशिप स्किल है, ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये एनालिसिस हुआ था डिजिटल वेलबींग के ऊपर, आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ के साथ साथ आजकल डिजिटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, जिसमें साइबर बुलिंग, जिसमें इम्पैक्ट ऑन आईज, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। सो देयर आर 8 डिजिटल सिटीजनशिप स्किल जो हम 6, 7, 8 की बच्चे जो इमैच्योर्ड है बट उनके हाथ स्मार्टफोन आ चुका है, उनको सिखाते हैं एथिकली, मोरली रिस्पॉन्सिबल होके इसको कैसे यूज किया जा सकता है एंड इसकी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्या है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या है। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी उसके तरफ भी जा सकते हैं एंड जैसे मैम बता रहे थे, बहुत अनवांटेड, अनमॉनिटर्ड कंटेंट भी बच्चे देख लेते हैं एंड पेरेंट्स चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो एक राइट बैलेंस को लेते हुए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पेरेंट एंड स्कूल एंड ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है।
एंड जैसे अदर पैनलिस्ट वर सेइंग, पेरेंट्स आर द रियल रोल मॉडल्स। अगर एब्सोल्युटली। घर में पेरेंट इफेक्टिव एंगेजमेंट बच्चों के साथ नहीं देते हैं, सोशल इंटरेक्शन को लिमिटेड करके रखे हैं, बच्चे आजकल बहुत जल्दी उनको बोर हो जाते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू बी ऑन सोशल मीडिया, एंड अगर कोई चीज फॉरवर्ड हुआ एंड वो 100 लाइक्स नहीं आए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको चाहिए। एब्सोल्युटली, सो एब्सोल्युटली। इसके लिए हमें बच्चों को बहुत इफेक्टिवली एक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा। ये उसके लिए आपने हमें बहुत प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट देना एस्पेक्ट पड़ेगा। रखा, यस मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा, लेकिन वैभव इसके साथ साथ मुझे एक चीज और इसमें समझ में आ रही है, क्या हम बच्चों पर फोकस, सही स्टेक होल्डर पर हम फोकस कर रहे हैं इस इश्यू के? क्योंकि पेरेंट्स, सबसे बड़े एडिक्शन में तो पेरेंट्स हैं। सुबह उठते ही फोन चाहिए, दिन भर जो बातें होती हैं वो सोशल मीडिया के अराउंड ही हो रही हैं, उनको वैलिडेशन भी जो चाहिए वो सोशल मीडिया का चाहिए। इनफैक्ट वो अपने बच्चे को किस तरह से तैयार कर रहे हैं, कौन से स्कूल में भेज रहे हैं, कैसा खिला पिला रहे हैं और कहाँ घुमा फिरा रहे हैं, वो भी, उसका वैलिडेशन भी उनको सोशल मीडिया पर ही चाहिए। तो क्या हम ये सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन एडिक्शन के सही स्टेक होल्डर को एड्रेस कर रहे हैं? दीपक जी, मुझे पता था ये सवाल आएगा, क्योंकि जो सही स्टेक होल्डर है वो वाकई पेरेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि जी बिजनेस के माध्यम से जो युवा लोग हैं, जो यंगर पेरेंट्स हैं, जो ज्यादा मोबाइल के गिरफ्त में हैं, उन तक ये लाइव पंक्तियां पहुंचाता हूं और कोशिश करता हूं कि 40 सेकंड में अपनी बात समझा दूं। खुद की रील तो बना ली, खुद को रियल कब बनाओगे? औरों को तो हंसा लिया, खुद को कब हंसाओगे? हैशटैग लव तो लगा लिया, प्यार करना कहीं भूल तो नहीं जाओगे? याद तो है ना, वायरल बीमारी है, इसके पीछे खुद को तो नहीं मिटाओगे? हाँ हाँ जानता हूं, घूमने जब जाओगे फोटो जरूर खिंचवाओगे, कैमरे के आगे मुंह कई तरह के बनाओगे, लेकिन वादा करो साथ में घर के बड़े बूढ़ों को भी ले जाओगे। चेहरे पर फिल्टर लगा खूब उसको चमकाओगे, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर ठुमके खूब लगाओगे, लेकिन याद रहे फिल्टर चेहरे के दाग मिटाएगा, दिल के नहीं। कैमरा हंसता चेहरा दिखाएगा, दुखती रग नहीं। व्लॉग दिन भर का साथ दिखाएगा, रात की तन्हाई नहीं। कैप्शन दिमाग की बातें बताएगा, मन की बात नहीं। सोशल मीडिया लाइक्स दिलाएगा, लाइकिंग नहीं। हर कोई दिल का बटन दबाएगा, लेकिन दिल का दर्द तो कोई अपना ही घटाएगा। अगर क्या ये बात है, समझ में आ जाए क्या बात है। तो मेरे ख्याल से हमें कहीं भी वैलिडेशन बाहर से नहीं चाहिए होगा। और जो यंगर पेरेंट्स अभी हैं, जो अभी 35 से या 30 से 40 साल के एज ब्रैकेट में है, उनको ये समझने की जरूरत है कि आपसे और आपकी पहली जनरेशन ने तो ये बोल दिया कि सुविधाएं नहीं थी इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। 2047 में जब आपके बच्चे पेरेंट होंगे तो वो अपने बच्चों से क्या कहेंगे? उनसे पूछा जाएगा, जब आटा था तो रोटी क्यों नहीं बनाई? दुनिया का सबसे युवा देश, सारी रिसोर्सेज वाला देश, टेक्निकल एडवांसमेंट वाला देश, अगर 2047 में विश्व सिरमौर नहीं बना तो उसका जवाब कौन देगा? Absolutely. अगर ये प्रश्न समझ में आ जाए, ये इंटरनल मोटिवेशन हम में आ जाए कि विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, हमने अब ठान लिया है सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं। क्या अगर बात ये है। मोटिवेशन रहेगा तो कुछ नहीं होगा गलत। बहुत बढ़िया। और आपने जो कहा ना कि ये वायरल बीमारी है, दिक्कत ये है कि इस वायरल बीमारी के इलाज के लिए ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है और ना ही कोई वैक्सीन है। ये सिर्फ तभी ठीक होगा जब हम इस मुद्दे को समझेंगे और सही रियल स्टेक होल्डर्स तक पहुंचेंगे। अंजलि जी, 2015 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिसर्च बताती है कि मोबाइल फोन बैन कर देने से जो बच्चे हैं, खास तौर से लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उनके हायर टेस्ट स्कोर्स आए। इसके अलावा लो कॉस्ट पॉलिसी के चलते जो एजुकेशनल इन इक्वालिटी की जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको रिडक्शन में मदद मिली और कॉग्निटिव कैपेसिटी जो बच्चों की थी वो बढ़ाने में मदद मिली। क्या ये पक्ष अब ज्यादा हाईलाइट करना होगा? देखिए क्या है, अभी हम जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी कर रहे हैं, आजकल बहुत ऐसे ऐप्स बने हैं जो पुअर, मतलब जो हमारे बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच सकती है, ये ऐप्स के द्वारा एजुकेशन वहाँ भी पहुंच रही है। तो ये एक्चुअली एक जो उन्होंने 2015 में स्टडी की, ये 2025 में मतलब उसका कोई मायना नहीं होगा। ओके, डेफिनेटली अगर बच्चों की परफॉर्मेंस कम है, उसका एक कॉज हो सकता है क्योंकि दे आर डिस्ट्रैक्टेड और वो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये चीज़ अलग है। तो ऑब्वियसली अगर उनकी डिस्ट्रैक्शंस निकाली जाएगी, उनका परफॉर्मेंस ठीक होगा। मगर अगर हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आजकल एजुकेशन, आजकल आप
मोबाइल फ़ोन के द्वारा बच्चा हार्वर्ड की एजुकेशन भी ले सकता है और दुनिया के किसी कोने की इंफॉर्मेशन भी उसके पास पहुंच जाती है। तो ये आई थिंक इट्स अ हाईली डिबेटेबल पॉइंट, मगर डेफिनेटली हम अगर एक बैलेंस्ड व्यू लेके उसके फ़ायदे ले लें और नुकसानों से अपने आप को भी बचाएं और बच्चों को भी बचाएं, आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। और मैं, क्योंकि यूनेस्को की ये पूरी सोच के साथ हमने डिबेट की शुरुआत की, अब इसमें बैलेंस की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी मैं यूनेस्को की 2014 की स्टडी आपको बताता हूं। यूनेस्को की 2014 की स्टडी बताती है, जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आज की सोच से, कि स्मार्टफोन्स डेवलपिंग नेशन में उन लोगों के लिए हेल्प कर सकती है एजुकेशन के लिए जो कि जिनके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन और रीडिंग मटेरियल्स की। तो 2014 में यूनेस्को क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का अगर बैलेंस बन जाए तो फिर मुझे लगता है कि यूनेस्को के लिए इस तरह के सवाल आगे के लिए उनको उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। जरूरत है बैलेंस की, यही है चर्चा का सार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर सुधा, थैंक यू सो मच। वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें।